और यह थेल्स प्रमेय आपके बोर्ड पेपर में आ सकती है। ये थेल्स प्रमेय 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 में पूछी गई है और जब भी ये बोर्ड पेपर में आती है तो पूरे 6 नंबर की आती है। अगर तुम्हारी किस्मत बेहतरीन रही और ये रटा रटाया क्वेश्चन तुमको आ गया तो भैया बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आ जाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपके पास एक त्रिभुज है, आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें आपको यहां दिख रहा है ए, फिर ये दिख रहा है आपको बी और फिर ये दिख रहा है आपको सी। बहुत प्यार के साथ समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार के साथ समझने की कोशिश करना। इसके बाद यहां पे आपने एक रेखा खींची क्योंकि इन्होंने कहा है कि यदि कोई त्रिभुज लीजिए, यदि कोई त्रिभुज लीजिए और एक भुजा के समांतर कोई अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच दीजिए। यानी इन्होंने पहले से कह दिया कि एक भुजा BC है, इसके समांतर एक रेखा खींचिए। यानी ये समांतर है, पहले से पता है। और ये शेष दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काट दे, यानी ये हो गया D और ये हो गया E। दो बिंदुओं पर काट दिया गया। यहां तक तो आराम से समझ में आया होगा, कोई किसी को डाउट नहीं रहा होगा, आराम से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट ही नहीं है किसी को, आराम से क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, फिर देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये सिद्ध करके दिखाइए कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में डिवाइड होती हैं। यानी इस प्रश्न में अगर हम लोग बात करें कि हमें क्या सिद्ध करना है ना, अगर हम लोग बात करें कि हमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बहुत अच्छे से देखिएगा, त्रिभुज ABC में जो आपको AD दिख रहा है, AD बटे DC, DB या BD लिख सकते हो, तो मैं BD लिख सकता हूं और बराबर में AE बटे में EC लिख सकते हो, बटे में आप EC लिख सकते हो। यहां तक तो आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं करना। ठीक, हमने क्या लिखा, हमने लिखा उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनना और ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में आ सकती है। हमने सबसे पहला काम क्या किया कि एक हम लोगों ने D से जाती हुई इस प्रकार से क्या खींच ली, एक रेखा खींच ली। ठीक है, रेखा खींच ली जो कि इस AE के ऊपर लंब थी, AE के ऊपर क्या थी, लंब थी। ठीक है सर, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना दिया, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। क्लियर सभी को इतनी बात। अब मैं इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालूंगा और फिर मैं एक काम करता हूं, मैं इसको भी मिला देता हूं, इसको भी मिला देता हूं। ठीक, इसको भी मिला देता हूं। तो पहले मेरा काम होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना। और मैं दिमाग लगाओ, AD कब आएगा, AD कब आएगा, AD कब आएगा, एक मिनट, यहां से इसको E मान लेता हूं या M मान लेता हूं, M मान लिया। ठीक, अरे मेरी बात सुनिए। अब देखो त्रिभुज ADE, अब मेरे को ED लाना है। ED कब आएगा, जब ये आएगा, सॉरी AD कब आएगा, जब ये आएगा। और AE कब आएगा, जब ये आएगा। अब देखो AE आ गया, AE आ गया। क्यों, क्योंकि ये है आधार और ये है लंब, और त्रिभुज जो ADE का क्षेत्रफल होगा वो आधार AE होगा, आधार AE होगा। यानी क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, 1/2 लिखा। अगर मैं आधार के बारे में बात करूं तो आधार हमारे पास कितना लिखा हुआ है, AE लिखा हुआ है, तो हमने लिखा AE लिखा। अगर मैं ऊंचाई के बारे में बात करूं तो वो हमारे पास DM लिखी हुई है, तो हमने उसको DM लिख दिया। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी, आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आराम से आ रहा होगा। अब हमारे पास एक त्रिभुज ये दिख रहा है मुझे, कौन सा, ये पूरा का पूरा त्रिभुज दिख रहा है। देखो ये वाला त्रिभुज मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं इस त्रिभुज को नहीं लूंगा, मैं इस बार ये वाला त्रिभुज लूंगा। सर ये वाला क्यों लोगे आप, ये वाला क्यों लोगे, क्योंकि भैया हमें AE लाना था, AE आ गया है ना। अब हमें EC लाना है, तो EC यहीं से तो आएगा। इस बार मैं इस वाले त्रिभुज में चलूंगा, इस वाले त्रिभुज में, और मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या करूंगा मैं लिखूंगा कि त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE, इस त्रिभुज में चलूंगा और इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। अब हो जाएगा 1/2। अब जब मैं कोई भी भुजा लेना चाहता हूं, ये आधार के रूप में लेना चाहता हूं, तो मेरे को लंब भी तो चाहिए। तो इस बार तो भाई इसमें लंब है ही नहीं, इसमें तो लंब है ही नहीं, तो मैं एक बाहर वाला लंब भी ले सकता हूं। सर ऐसा भी होता है क्या, हाँ ऐसा भी होता है। कैसे होता है, सुनो। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज बनाया आपने, है ना, मान लीजिए कि ये आपने एक त्रिभुज बनाया ऐसे ऐसे। अब इसका लंब ये होगा ऐसा, क्योंकि लंब का मतलब होता है ऊंचाई, तो बाहर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आधार लोगे उतने एक त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकलेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट और जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो हमने लिखा 1/2। इस बार आधार EC है, इस बार आधार EC है और ये DM है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा, आराम से समझ में आ रहा होगा। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा।
अब मैं लिखूंगा त्रिभुज, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल या ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और बटे में कर दूंगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि किसी को कोई समस्या बाद में ना हो, क्योंकि ये एग्जाम में आ रही है। फिर उसके बाद लाइन खींचूंगा, लाइन खींचूंगा और जगह बना लेता हूं पहले, है ना, पहले जगह बना लेता हूं थोड़ी सी, क्योंकि जगह की जरूरत ज्यादा पड़ेगी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक समझ में आया। अब देखो इतना तो समझ में आ गया ना। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/2 AE और DM, यानी 1/2 गुणे AE और गुणे में कितना हो गया, DM हो गया। ठीक है, फिर आ गया 1/2, 1/2 इस बार EC हो गया और गुणे में क्या हो गया, DM हो गया। यहां तक तो आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक इतनी बात। अब देखो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या, AE/EC। तो बचा क्या हमारे पास, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल। अच्छे से क्लियर हो गया ना, अच्छे से। अब देखो क्या बचा, बचा मेरे पास AE/EC, AE/EC, AE बटे में EC। ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब आप देखो, अगर मैं एक काम कर लूं, अगर मैं एक काम कर लूं, मैं इसको मिला दूं ऐसे, ऐसे मिला दूं, और मैं इसको मिला दूं ऐसे, और इस बार मैं एक काम करता हूं, मैं इसको n मान लेता हूं, और इस बार मैं त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा पूरे का। परंतु इस बार आधार जो लूंगा वो मैं AD लूंगा, और जो मैं लंब लूंगा वो EN लूंगा। समझ गए, लंब जो लूंगा मैं वो EN लूंगा और आधार में AD लूंगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, क्योंकि इस बार मुझे AD लाना है ना। और फिर मैं दूसरे कौन सा त्रिभुज लूंगा, दूसरा मैं ये वाला लूंगा, और इसमें ये आधार लूंगा और ये लंब लूंगा, यानी जो मैंने अभी किया ना वही रिपीट करूंगा। समझ गए सर, इसका कोई दूसरा मेथड भी है क्या, नहीं, अकेला मेथड है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। इस बार क्या होगा, 1/2, 1/2, और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, यानी AD गुणे EN, AD गुणे EN। समझ गए। उसके बाद देखो त्रिभुज, अब हमारे पास कौन सा होगा, अब हमारे पास कौन सा होगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE। तो हमने लिखा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। समझ गए, BDE का क्षेत्रफल 1/2। इस बार जो हमारे पास आधार होगा वो होगा BD, और लंब क्या लेंगे, EN। ठीक, तो ये हो जाएगा BD और EN हमारा लंब हो जाएगा। मैं इनको दोनों को डिवाइड कर दूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा जैसे पीछे किया था। तो त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज BDE, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। समझ गए। चलो अभी देखो 1/2 AD गुणे में EN। ठीक है, फिर उसके बाद 1/2 AD BD गुणे में EN। समझ गए। अब देखिए कट गए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बचा क्या, बचा हमारे पास AD और बटे BD, ये बचा। इधर क्या बचा हमारे पास, इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा ये बचा इधर। समझ गए। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। बोलो यहां तक सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ूं मैं। आप बहुत बेहतरीन सी क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा है। ठीक है, चलो मैं आगे, चलो यहां तक तो समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे पता है, क्या मुझे पता चल रहा है कि इसको अगर ध्यान से देखूं और मैं इसको ध्यान से अगर देखूं, इन दोनों से मुझे एक बात का पता चल रहा है कि इधर भी ADE है और इधर भी ADE है, इधर CDE है और इधर BDE है। ये दोनों त्रिभुज कौन से हैं, दिमाग लगाओ, ये दोनों त्रिभुज कौन से हैं। ये देखो, ये एक त्रिभुज है ऐसे और ये दूसरा त्रिभुज है ऐसे, और ये दोनों त्रिभुज जो बने हैं वो दो समांतर भुजाओं के बीच में बने हैं, एक ये भुजा और दूसरी ये भुजा। हमने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैं बताता हूं आपको। 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि एक भुजा है हमारे पास ये D और ये है हमारे पास E, एक और है B और ये है हमारे पास C, और ये दोनों समांतर हैं और मैं इनको ऐसे मिला दूं, ऐसे, तो त्रिभुज जो हमारे पास एक बनकर के आएगा, कौन सा वाला बनकर के आएगा, जो त्रिभुज ये वाला बनकर के आएगा, ये वाला, इसका नाम क्या होगा, BDE। जो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होगा,
जो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होगा, और फिर उसके बाद जो त्रिभुज इस वाले का क्षेत्रफल होगा, सॉरी इस वाले का जो क्षेत्रफल होगा, इस वाले का, है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस वाला कौन सा होगा भाई? DEC होगा। ठीक, यानी कि अब आप ध्यान से देखें, यहां स्टार लगाएं कि ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। कैसे? इसका नाम क्या है? इसका नाम है CDE और इसका नाम है BDE। देखो CDE कहां है? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। ये CDE है, ये CDE है और ये BDE है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों आपस में बराबर होंगे? क्योंकि ये दो समांतर भुजाओं के बीच में बन रहे हैं। समझ गए? तो मैं यही बात लिख दूंगा, मैं यही बात लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा कि त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, और इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें ज्ञानोदय के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कराने से बच्चों का मोह मोह हो जाता है। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल एक समान होगा। क्या होगा? एक समान होगा। कारण सुनो क्यों। क्या होगा? एक समान होगा। क्योंकि 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 यह दोनों समांतर भुजाओं, यह दोनों समांतर भुजाओं के बीच बने हुए कोण हैं, बने हुए त्रिभुज हैं। ओके बच्चों, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई? तो इसलिए इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अच्छा अब दिमाग लगाइए, अब दिमाग लगाइए, ये वाला तो इसके बराबर और ये वाला तो इसके बराबर, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर। समझ गए? इसका मतलब देखो ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, और इसलिए ये वाला इसके बराबर, है ना। क्या लिख दूंगा मैं? क्या लिख दूंगा मैं? मैं लिख दूंगा कि अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से अगर मैं डायरेक्ट ये बात लिखूंगा कि AE बटे EC बराबर AD बटे में BD, और यही है हमारी थेल्स प्रमेय। मैं पुनः एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे से समझने की कोशिश करना, दोबारा मैं बता दूंगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मुझे प्रूफ करना था कि एक आपके पास त्रिभुज है, आपके पास एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में जो आप देख रहे हैं कि एक भुजा खींची गई, वो भुजा इसके समांतर है, और अगर समांतर खींचे तो जो AD होगा, AD बटे BD होगा और AE बटे EC होगा। समझ गए? ये दोनों होंगे हमारे, यानी AD बटे BD होगा, AE बटे EC होगा। समझ गए इतनी बात? तो मुझे ये प्रूफ करना था। मैंने सबसे पहले क्या किया? पहले मैंने एक इस तरीके से लंब खींचा और इसको आधार माना, इसको ऊंचाई माना और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। फिर मैं इस त्रिभुज में पहुंचा और मैंने इस बार इसको आधार माना, इसको ऊंचाई लिया और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया ऐसे। समझ रहे हो? फिर क्या किया सर आपने? चलो देखो फिर क्या किया हमने। फिर हम आए इधर और हमने इस बार इधर से लंब खींचा, फिर उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, इसको आधार माना, इसको ऊंचाई माना, डन। फिर उसके बाद हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, इस बार इसको आधार माना, इसको ऊंचाई माना, ठीक। और दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन में से हमने देखा AE बटे EC और AD बटे BD, क्योंकि हमको यही लाना था, AD बटे BD, AE बटे EC, यही लाना था। फिर हमने देखा कि भैया इन दोनों में क्या चेंज है। मैंने स्टार बनाया और मैंने इसको बराबर करने के लिए कुछ काम किया। मैंने कहा कि देखो ये एक भुजा है और ये एक दूसरी भुजा है, करेक्ट, और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। और दो समांतर भुजाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज बन जाएं, एक त्रिभुज ये बन जाए और एक त्रिभुज ये बन जाए, तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में क्या होगा? वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? आई होप आराम से समझ में आ गई होगी। और ये आपकी बुक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप ज्ञानोदय के गुरुजी को फॉलो कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। समझ गए? आई होप यहां तक क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।